देखिए वेलोसिटी क्लासेस पे आप लोग को पता ही है कि लुसेंट सीरीज चलाया जा रहा है और यह हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 6 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 5 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। और बाकी इकोनॉमिक्स की बात रही तो इकोनॉमिक्स में हम 1 से लेकर 8 तक लेक्चर करा चुके हैं इकोनॉमिक्स में, और यह हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 6 कराने जा रहे हैं। बस आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। जितने भी लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला कंटेंट ये सब आप तक पहुंच सके। ठीक है, लुसेंट सीरीज जो है कम टाइम में इस तरह से कोई नहीं कराएगा जिस तरह से हम करा रहे हैं। कम टाइम में आपको ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा और कंटेंट के मामला में आपको देखने को मिलेगा मेरे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझिएगा ध्यान से। हम मुद्रा के बारे में देख रहे थे, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख देखे थे हम, और आज हम मुद्रा के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। अब समझिएगा, भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक किसे बोले जाते हैं? तो जेम्स प्रिंसेप को बोले जाते हैं। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक किसे बोले जाते हैं? जेम्स प्रिंसेप को बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे। देखिए पंचमार्ग या आहत सिक्के, पंचमार्ग या आहत सिक्के किसे बोलते हैं? जिन पे कोई लेख नहीं या आकृति नहीं बनी होती है, जिसमें कोई लेख नहीं लिखा गया हो, जिसमें कोई आकृति नहीं हो, उसे कौन से सिक्के कहते हैं? तो पंचमार्ग और आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य, सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य प्रारंभ किए थे ये पहली बार किसके द्वारा किए गए थे? तो इंडो ग्रीक के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? इंडो ग्रीक के द्वारा किए गए थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के पहली बार किसके द्वारा चलाए गए थे? किसके माध्यम से? तो हिंद यूनानी के द्वारा जो है पहली बार सोने के सिक्के चलाए गए थे। किसके द्वारा? हिंद यूनानी के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो कुषाणों के द्वारा, कुषाणु शासकों के द्वारा जो है शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। लेकिन यही बोल दिया कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो गुप्त शासक के द्वारा चलाए गए थे। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासक, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक। ठीक है, और सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलाए थे? तो हिंद यूनानी चलाए थे। तो ये सब क्वेश्चन आपको देख के जाना है। ठीक है, और समझना है। आगे देखते हैं। शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो सातवाहनों के द्वारा चलाए गए थे। शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? सातवाहनों के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सातवाहनों राजा के द्वारा चलाए गए थे। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले रोमन सिक्के जो मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं? भारत में पूछेगा आपसे कि भारत में सबसे पहले रोमन सिक्के कहाँ पे मिले हैं? तो यह अरमेडू मिले हैं। तो भारत में सबसे पहले रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो अरिकमेडुस मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अरिकमेडुस मिले हैं। और अरिकमेडु जो है ये कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने वाले हैं आकृति के बने हुए सिक्के। आकृति के बने हुए सिक्के कौन से शासक कौन से सिक्के चलाए थे, कौन सी आकृति के सिक्के चलाए थे, ये हम देखने वाले हैं। तो समझिएगा ध्यान से। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, राम सीता प्लस सूर्य चंद्रमा, राम सीता प्लस सूर्य चंद्रमा के जो सिक्के चलाए गए थे ये किस शासक के द्वारा चलाए गए थे? तो अकबर के द्वारा चलाए गए थे। किसके द्वारा चलाए गए थे? अकबर के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, राम सीता सूर्य प्लस चंद्रमा का सिक्का चलाया गया था अकबर के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। हाथ में शराब, हाथ में शराब लिया हुआ सिक्कों की आकृति बनवाए थे कौन? तो ये जहांगीर बनवाए थे।
कौन बनाए थे? जहांगीर बनवाए थे। ठीक है, शीशे में शराब, मतलब शीशे के, मतलब यहाँ था हाथ में, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि सिक्का में हाथ में पकड़ा हुआ शराब के सिक्के जो इसकी जो आकृति बनवाए थे, ये बनवाए थे जहांगीर। ठीक है, आगे देखते हैं। बीना बजाते हुए सिक्के, बीना बजाते हुए सिक्के कौन चलवाए थे या कौन बनवाए थे? समुद्रगुप्त। बीना बजाते हुए सिक्के समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। लक्ष्मी की आकृति के सिक्के, लक्ष्मी की आकृति के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा चलाए गए थे, मोहम्मद गौरी के द्वारा चलाए गए थे। आगे देखते हैं। मयूर आकृति, मयूर आकृति के सिक्के, मयूर आकृति के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो कुमार गुप्त के द्वारा चलाए गए थे, कुमार गुप्त के द्वारा जो है मयूर आकृति के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदू देवी देवताओं के, हिंदू देवी देवताओं के बने हुए जो सिक्के थे, ये जो चलवाए थे, ये किसके द्वारा चलवाए गए थे? तो टीपू सुल्तान के द्वारा चलवाए गए थे। टीपू सुल्तान जो है सिक्के जो चलाए थे, इसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए रहते थे, और ये किसके द्वारा चलाए गए थे? तो टीपू सुल्तान के द्वारा चलाए गए थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे है बैल, सिक्कों में बैल की आकृति के जो सिक्के चलवाए थे, चलवाए थे अस्कन गुप्त। गुप्त वंश के शासक थे अस्कन गुप्त, और अस्कन गुप्त के समय ही हुनों का आगमन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ समझिएगा। टकसाल, एक क्वेश्चन छूट गया था। टकसाल, टकसाल वाले जो सिक्के चलाए थे, ये चलवाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा जो है टकसाल वाले सिक्के चलाए गए थे। और इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक शासक कहलाते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक शासक अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? इल्तुतमिश। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं शैली, समझिएगा ध्यान से। शैली देखिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, जैसे मान लीजिए मंदिर है, तो ये उत्तर भारत हो गया, ये दक्षिण भारत हो गया। ठीक है, तो यही हम भारत बना के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनाए जाते थे, ये नागर शैली से निर्मित मंदिर हुआ करते थे। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर हुआ करते हैं, ये नागर शैली से निर्मित मंदिर हुआ करते हैं, और नागर शैली से निर्मित मंदिर भी है। जैसे कि राम मंदिर, नागर शैली से एक निर्मित मंदिर ले लीजिएगा, राम मंदिर। भगवान राम जो है, राम मंदिर, राम मंदिर जो है किस शैली से निर्मित मंदिर है? तो नागर शैली से निर्मित मंदिर है, क्योंकि ये उत्तर भारत में ही पड़ जाते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं, ये द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर बनाए जाते हैं। और द्रविड़ शैली की शुरुआत भी दक्षिण भारत से ही हुई, और नागर शैली की शुरुआत भी उत्तर भारत से ही हुआ। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर भारत में कौन शैली से निर्मित मंदिर होते हैं? नागर शैली, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नागर शैली देखिएगा, द्रविड़ शैली प्लस नागर शैली के मिश्रण को कौन सी शैली बोलते हैं? तो याद रखिएगा, बेसर शैली बोलते हैं। द्रविड़ शैली और नागर शैली से निर्मित मंदिर जो होते हैं, यह बेसर शैली कहलाते हैं। नागर शैली द्रविड़ शैली का मिश्रण क्या कहलाता है? बेसर शैली कहलाता है। ठीक है, और बहुत से ऐसे मंदिर भी हैं जो बेसर शैली से निर्मित मंदिर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था, मूर्तियों का निर्माण जो हुआ था, यह कुषाण काल से माना जाता है। मूर्तियों का निर्माण जो है कुषाण काल से माना जाता है। और कुषाण काल की सबसे बड़ी प्रतिमा पूछ लिया आपसे, तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, प्रतिमा है, जो कुषाण काल की सबसे बड़ी प्रतिमा है या मूर्ति है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे। देखिए, अब समझने वाले हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल समझिएगा ध्यान से। प्राग ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं? समझिएगा, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इस काल में औजार तथा पत्थर के बने औजारों का प्रयोग किया करते थे। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो है कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते हैं। ठीक है, नहीं हुआ करते थे। यहाँ के लोग पूरा दलिद्र हुआ करते थे। ठीक है,
उघारे रहते थे, मतलब कुछ ज्ञानवान कुछ नहीं मिला यहाँ पे। तो यही चीज़ बोला गया है कि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इस काल में औजार मिले हैं पर पत्थर के बने औजार मिले हैं, इसी काल को क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, अब समझते हैं आगे पाषाण काल। समझिएगा पाषाण काल, पाषाण काल का अर्थ ये हो गया पत्थर, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया पत्थर के प्रयोग के आधार पे ही हम लोग इसे पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल किसे बोलेंगे? जहाँ पत्थर का प्रयोग हुआ हो, पत्थर का प्रयोग किया गया है, उसे पाषाण काल बोलते हैं। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण, दूसरा है मध्यपाषाण और तीसरा है नवपाषाण। क्या क्या बोले? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ठीक है, पुरापाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं पेलियोलिथिक। क्या बोलते हैं पुरापाषाण को इंग्लिश में? पेलियोलिथिक। ओके, मध्यपाषाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मध्यपाषाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीजोलिथिक, मीजोलिथिक। और नवपाषाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो नवपाषाण को इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक। नवपाषाण को नियोलिथिक, मध्यपाषाण को मीजोलिथिक और पुरापाषाण को पेलियोलिथिक। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब समझिएगा आगे पुरापाषाण। पुरापाषाण काल को भी आप समझिएगा पुरापाषाण, पाषाण का अर्थ हो गया पत्थर। तो समझिएगा ध्यान से, पुरापाषाण काल को पत्थर के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा गया है। पत्थर के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है पुरापाषाण काल को। एक आपको मिलेगा निम्न पाषाण काल, एक मिलेगा आपको मध्य पुरापाषाण काल, एक मिलेगा आपको उच्च पुरापाषाण काल। क्या क्या बोले? पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? तो पत्थर के आधार पे, पत्थर के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ये बांटा गया है पत्थरों के आधार पे। आप समझिएगा इसमें जो पत्थर का प्रयोग हुआ करते थे, समझिएगा, तो समझिएगा निम्न पुरापाषाण काल में जो है पत्थर औजार से मिले थे। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि निम्न पुरापाषाण काल में जो पत्थर मिले हैं, ठीक है, और इसमें जो औजार का प्रयोग किया करते थे, पत्थर का काम क्या हुआ करता था? औजार के रूप में वहाँ के लोग प्रयोग करते थे। तो यहाँ के जो पत्थर मिले हैं ये क्वार्टजाइट पत्थर मिले हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्वार्टजाइट पत्थर, थोड़ा डीप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्वार्टजाइट पत्थर जो है किस पाषाण काल में या किस पुरापाषाण काल में मिले हैं? तो क्या बोलेंगे? निम्न पुरापाषाण काल में मिले हैं क्वार्टजाइट पत्थर। और यहाँ पे जो है पत्थरों के उपयोग जो होते थे औजार के रूप में किया करते थे। ठीक है, अब समझते हैं मध्यपाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में जो है पत्थर मिले हैं ये जेस्पर और फिलेट के पत्थर मिले हैं। जेस्पर और फिलेट के पत्थर मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उच्च पुरापाषाण काल में जो पत्थर मिले हैं, यहाँ के पत्थर में या फिर यहाँ के जो पत्थर मिले हैं और यहाँ के जो पत्थर का जो प्रयोग किया करते थे ये बलेट के रूप में किया करते थे। बलेट के रूप में किस काल में पत्थर का प्रयोग करते थे? तो क्या बोलेंगे? उच्च पुरापाषाण काल में। जेस्पर और फिलेट पत्थर कहाँ मिले हैं? तो मध्य पुरापाषाण काल में। ठीक है, क्वार्टजाइट के पत्थर कहाँ मिले हैं? तो निम्न पुरापाषाण काल में मिले हैं। ठीक है, और ये सब का पत्थर का जो प्रयोग हुआ करता था कहीं ना कहीं औजारों के रूप में इसका इस्तेमाल किया करते थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा पुरापाषाण काल में ही शिकार करना प्रारंभ हुआ था, आग की खोज हुआ था। एक्चुअली आग की खोज हुआ नहीं, अचानक से नहीं होता, टकरा उकरा जाने से, आंधी तूफान आ जाने से पत्थर में पत्थर टकरा गया, क्योंकि वहाँ के लोग तो बिल्कुल ही अनजान थे, उघारे रहते थे। ठीक है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता था कि खाना कैसे है, पीना कैसे है, जीना कैसे है। बस आंधी तूफान चला, पत्थर में पत्थर टकराया, आग लगा, उसे लगा कि भूतवा भूतवा भूतवा, भूत आया, नहीं कहता है राक्षस आया। लेकिन रियल में वो जब पत्थर टकराया तो रियल में क्या हुआ था? आग जला था। जब आग जला तो आग जलने के दौरान उसे पता लग गया कि यही आग, क्योंकि आग जब जला ना तो बहुत सारे लोग जल के राख हो गए थे, मतलब जल गए थे। तो वही लोग को खकोर खकोर के खाने लगे थे। जब खाने लगे थे उसको लगा कि बड़ा टेस्टी लग रहा है, फिर से वही राक्षसवा को बुलाओ। तो वही कोई पत्थर टकरा रहा है, कोई फूंक रहा है, तो ऐसे करते करते एक सफल हो गया। जब ऐसे पत्थर किया
तो आग आग जल गया, तो उसे लगा कि हाँ राक्षसवा आ गया, राक्षसवा आ गया, तो उसे लगने लगा कि पत्थर के टकराने से ही आग मतलब राक्षसवा आने लगता है। उसके कहने का अर्थ ये था कि आग को क्या बोलते थे, वो राक्षस बोलते थे। पत्थर टकराया तो आग आग जला, तो उसे लगने लगा कि हाँ पत्थर के टकराने से ही आग का आविष्कार हुआ, आग जलने लगा। और आग जब जलने लगता है तो खाना स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि पका हुआ खाना सबको अच्छा लगता है। क्योंकि पहली बार वो पका हुआ खाना कब खाए थे, जब आग अचानक से आंधी तूफान आ गए थे, पत्थर टकरा गए थे, आग का आविष्कार हो गया था। पत्थर टकराने से ही आग का आविष्कार हुआ ना। तो वहीं के लोग जो है, वहाँ के लोग इस तरह से वो आग की खोज कर दिए थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहते हैं हम, क्योंकि देखिए कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। ओके, और थोड़ा सा अगर कहानी उनी बोलेंगे तो समय कुछ ज़्यादा लग जाएगा, कंटेंट फिर कम आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्रयास करते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आप लोग तक पहुँचाएँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले कंटेंट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।